अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स के अंदर 2021 रेगुलर प्राइवेट इसका सोल्यूशन करेंगे। और इसमें सबसे पहला ये रिड्यूस सिलेबस से मुताल्लिक आपको पेपर दिया गया है। और सेक्शन ए के मुताल्लिक आपका जो पहला है वो एमसीक्यू से मुताल्लिक है, सेक्शन ए। और इसमें आपको पहला एमसीक्यूज आपसे पूछ रहा है कि एक डाइज है जिसको हमने रोल किया है, इसके टोटल सैंपल पाउंड बताने। टोटल सैंपल पॉइंट से मुराद टोटल सैंपल आउटकम, टोटल सैंपल इवेंट्स बताने। यानी एक डाइस को रोल करते हैं तो उसके बेसिक 6 टोटल सैंपल इवेंट्स होते हैं, और 2 डाइस को रोल करेंगे तो उसके 36 सैंपल होंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा आपसे एमसीक्यूज पूछा गया है। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है रेंज बतानी है। रेंज का फार्मूला होता है हमारा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम में सब मिनिमम वैल्यू को माइनस कराते हो तो हमारी रेंज आ जाती है। उसके बाद आपसे तीसरा एमसीक्यूज पूछ रहा है द कलर ऑफ आइज़। ये जो कलर ऑफ आइज़ है ये न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि ये जो है वो विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जो डेटा न्यूमेरिकल वैल्यू से लिंक करता है वो हमारा जो होता है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहलाता है, और जो विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू पे बेस करता है, डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट पर होता है, इमोशन पे, फीलिंग्स पे या क्वालिटी पे बेस करता है, तो वो हमारा क्वालिटेटिव वेरिएबल। तो कलर ऑफ आइज जो है वो क्वालिटेटिव वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। या डेटा के लिए या क्वालिटेटिव वेरिएबल के लिए एक ही बात है। उसके बाद आपसे कह रहा है इन टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। अगर दो कॉइन को टॉस करें, अगर दो कॉइन को टॉस करते हैं तो एक कॉइन के सैंपल टोटल पॉसिबल जो आउटकम हैं, टोटल पॉसिबल सैंपल्स हैं वो 2 होते हैं। लेकिन दो कॉइन को टॉस करें तो 2 की बेस कॉइन की और उसके ऊपर 2 पावर लगाएं तो 4 सैंपल्स होंगे। इसी तरह से आपसे कह रहा है मीन बताना है। बिल्कुल सिंपल, इनका मीन निकालना है, सबको जमा करना है और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे या टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर देना। तो 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज़ हैं, इनको सबको सम करा, 5 पे डिवाइड कर लिया, 5 और 3 8, 8 और 6 14 और एक 15, 15 इसका टोटल बनता है। और 5 पे डिवाइड करें तो मीन का आंसर 3 आ जाता है। यहाँ पे आपने परमुटेशन फार्मूला अप्लाई करना है। एन आपका जो है टोटल ऑब्जेक्ट 5 है, रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट जो है वो 2 हैं, तो आपने इसका जो है वो परमुटेशन फार्मूला अप्लाई करना है। तो आराम से करेंगे तो इसको आपका 20 जो है इसका आंसर आ जाएगा परमुटेशन फार्मूले के मुताबिक। यहाँ से आपसे एमसीक्यूज नंबर 7 आपसे पूछा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट हैंड जो इन्फॉर्मेशन होती है और इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमारी कौन सी इन्फॉर्मेशन कहलाती है, वो हमारे प्राइमरी डेटा कहलाता है। तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारा प्राइमरी डेटा है। उसके बाद हमसे सेकंड 8 एमसीक्यूज पूछा हुआ सर्कुलर डायग्राम। सर्कुलर डायग्राम जो होती है वो हमारी पाई डायग्राम्स कहलाती है, नहीं पाई चार्ट कहलाती है। सर्कल डायग्राम्स को हम लोग पाई चार्ट कहते हैं। उसके बाद नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन अंडर स्टडी, यानी पॉपुलेशन का जो हिस्सा होता है, पॉपुलेशन का जो पार्ट होता है वो हमेशा सैंपल कहलाता है, क्योंकि जो सैंपल होते हैं वो पॉपुलेशन में से ही निकाले जाते हैं। तो लिहाजा जो पॉपुलेशन का जो हिस्सा है वो हमारा सैंपल कहलाता है। इसी वजह से आपके पास एमसीक्यूज नंबर 10 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है जीरो का फैक्टोरियल। जीरो का फैक्टोरियल निकालेंगे तो हमारे पास 1 का बराबर होगा। अगर आप निकाल के चेक भी कर सकते हैं कि जीरो का फैक्टोरियल जीरो नहीं होता बल्कि 1 होता है। इसमें आपको मीडियन बोल रहा है। मीडियन निकालने के लिए हमने क्या करना है, पहले इसको अरेंज करना है। पहले -1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर 1 2, पहले पहले -1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 और 2 आएगा। अब यहाँ पे हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। तो एक छोड़ दें तो बचते हैं 4, 4 का हाफ करते हैं तो बचते हैं 2। तो 2 अगर हम लेफ़्ट से लेफ़्ट इसको लीव करते हैं, यानी अगर हम -1 -2 को छोड़ते हैं, बीच में 0 रह जाता है। और राइट से जो है वो 2 एलिमेंट छोड़ते हैं 1 और 2, तो बीच का हमारा 0 बचेगा। जो 0 बचेगा वो हमारा मीडियन कहलाएगा। उसके बाद आपसे कह रहा है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड जो होते हैं वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों क्या होते हैं, तीनों बराबर होते हैं। पर इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट हुई है मैगजीन से, अब ये मैगजीन से ये सेकंड सोर्सेज से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो जो ज़रा अदर सोर्सेज से या सेकंड सोर्सेज से या जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपकी सेकंड डेटा कहलाती है। नंबर 14 में कह रहा है 5 पीपल आउट ऑफ 7 कैन बी सिलेक्टेड। 7 में से अगर 5 पीपल को सेलेक्ट करें तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगी हमें बताना है। तो हमने 7 और 5 का कॉम्बिनेशन लेना है। तो आप इधर कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 -5, तो इसके मुताबिक करेंगे तो आपका 21 वेज आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है द ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इस एमसीक्यूज में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि जो आपके फ्रीक्वेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या जो ग्राफ होता है उसके अंदर हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व भी आता है, पाई डायग्राम भी आती है और बाई डायग्राम भी आती है, और जाइफ नहीं आता। तो मेरे ख्याल में इसमें ये एमसीक्यूज ऐसा है कि ये
बार डायग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व और पाई डायग्राम, और यहाँ लिखा है ऑल ऑफ दिस। तो फिर ऑल ऑफ दिस पे ऑप्शन लगाते मेरे ख्याल में। लेकिन जाहिर सी बात है, ये कोई शायद हो सकता है कि वो उनसे पेपर वालों से कोई मिस्टेक्स हो गई हो सकता है, मेरा मेरा ख्याल है। और इसमें देखें, जाहिर सी बात है, ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी में ज़्यादातर जो होता है वो फ्रीक्वेंसी कर्व यूज़ होता है, लेकिन पाई डायग्राम के लिए भी फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होता है, और बाई डायग्राम के लिए भी यूज़ होता है। तो लिहाजा ये इसकी टाइप्स है, फ्रीक्वेंसी, बार डायग्राम और पाई डायग्राम। तो यहाँ पर जो ओजाइफ है, यहाँ पर होना चाहिए था ऑल ऑफ दिस, तो फिर ऑल ऑफ दिस पे लगाते, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी कर्व। कॉमनली जो है वो फ्रीक्वेंसी कर्व है, फिर उसके पाई डायग्राम और फिर बाय डायग्राम। तो लिहाजा ये कि अब मैं इसके अंदर जो है हम ये ऑप्शन हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व, तो फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाएगा। लेकिन ये है कि ये एमसीक्यूज जो है वो मेरे ख्याल में जो है वो क्लियर जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। बहरहाल ये है कि हमने इसको फ्रीक्वेंसी कर्व पे लगा दिया। और अगर आप पाई डायग्राम पे लगाते हैं तो वो भी आपका आंसर सही होगा। उसके बाद नंबर 16 में कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज। आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो लाई करती है 0 to 1 के दरमियान। 0 to 1 के दरमियान आपकी प्रोबेबिलिटी लाई करती है। फिशर इंडेक्स नंबर का फार्मूला होता है कि आपका लेस पर और पाशियन दोनों का प्रोडक्ट लेकर और उसका रूट ले लिया जाए तो वो हमारा फिशर इंडेक्स निकल जाता है। करेक्टरिस्टिक होता है पॉपुलेशन की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो पैरामीटर कहलाती है, और सैंपल की जो करेक्टरिस्टिक होती है वो स्टैटिक्स कहलाती है। ठीक है। और अगला एमसीक्यूज आपको दिया हुआ है 19 में, स्टैटिस्टिक जो होता है वो डेटा पे बेस करता है, डेटा पे डील्स करता है। ठीक है। उसके बाद नंबर 20 एमसीक्यूज आपसे कह रहा है, इसके अंदर ए की प्रोबेबिलिटी बता रहा है 0.6, बी की बता रहा है 0.8, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बता रहा है 0.84, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी को मालूम करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, हमारा फार्मूला होता है ए की प्रोबेबिलिटी में बी की प्रोबेबिलिटी को प्लस करते हैं, इंटरसेक्शन को माइनस करवा देते हैं, तो हमारे पास जो है वो ए यूनियन बी का आंसर आ जाएगा। तो ए की प्रोबेबिलिटी 0.6 में 0.8 को जमा कराएंगे, 0.84 को माइनस कराएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.56। कह रहा मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, डेटा की सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू को क्या कहा जाता है? मोड कहा जाता है। नंबर 22 एमसीक्यूज में कह रहा है कि मीडियन कैन बी लोकेटेड। भाई मीडियन जो है वो किस डायग्राम के जरिए लोकेट किया जाता है, किस डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है? तो मीडियन को जो ओजाइव डायग्राम के जरिए जो रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर 23 में कह रहा है मोड कैन बी लोकेटेड। मोड को किस डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है, मोड को किस डायग्राम में शो किया जा सकता है? तो वो है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के अंदर जो है वो मोड को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 24 एमसीक्यूज में आपसे पूछ रहा है कि x में से a माइनस कराएं तो वो जीरो। अगर हमारा एक जो प्रॉपर्टीज होती है उसका फार्मूला होता है हर x में से मीन को माइनस करवाते हैं, लेकिन हर x में से मीन को माइनस करा के मीन का डेविएशन लेते हैं। ठीक है, डेविएशन करते हैं, डेविएशन फ़र्क को कहते हैं, और उसका जो टोटल होता है वो हमेशा जीरो के बराबर होता है, तो अर्थमेटिक मीन के अंदर। तो अगर हम x में से मीन निकालते हैं तो हमारा मीन की जगह पे क्या आ रहा है? a आ रहा है, तो मीन हमारा किसके बराबर होगा? a के बराबर होगा। उसके बाद 25 एमसीक्यूज में आपसे कह रहा था सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है ये हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ये वाहिद पेपर था रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक। कोविड की वजह से जो सिलेबस जो है रिड्यूस कर दिया गया था आपका, उसके अंदर ये 25 एमसीक्यूज़ आए थे, वरना आपके नॉर्मल जो सिलेबस है उसके अंदर आपके 10 एमसीक्यूज़ होते हैं। तो ये 25 एमसीक्यूज़ थे सेक्शन ए रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक। उसके बाद सेक्शन बी में आपसे जो है वो 5 वैसे इसमें मेरे ख्याल में 4 सवाल आपको करने थे। और यहाँ पे सेक्शन बी के अंदर पहला सवाल है आपको ड्रॉ अ पाई डायग्राम। आपने पाई डायग्राम को ड्रॉ करना है। यहाँ पर आपको आइटम्स बता रहे हैं, फूड्स, क्लोथिंग, हाउस रेंट, एजुकेशन, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर बता रहा है। पाई चार्ट बनानी है, इसका टोटल करेंगे 6000 आएगा। हर कैटेगरीज का, फूड्स का, क्लोथिंग का एंगल मालूम करेंगे, तो हर वैल्यू को उसके टोटल पे डिवाइड करा के मल्टीप्लाई 360 कराएंगे। इस तरह से 1000 को टोटल पे डिवाइड करके, और पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो लिहाजा 360 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें एंगल मिल जाएंगे। पहला एंगल जो हमारे पास आएगा वो आएगा 138, दूसरा एंगल 60 डिग्री, 72 डिग्रीज और 54 डिग्रीज, एंड देन लास्ट 36 डिग्री। हम पाई चार्ट बनाएंगे तो उसके लिए सर्कल बनाएंगे। सर्कल को हम यहाँ से सेंटर पॉइंट से इसका हाफ रेडियस ले लेंगे, और फिर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज बताएंगे। तो सबसे पहला डिग्री जो है वो फूड का हमारा 138 डिग्री है, तो हम इस बीच डी का जो सेंटर पॉइंट है उस पॉइंट से मिलाएंगे, और डी की जीरो वाली लाइन को जीरो वाली लाइन पर रखेंगे। लेकिन हमने जो डी में जाना है
वो एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेंगे, तो यहाँ पे 138 पे पॉइंट लगाएंगे, इसको मिलाएंगे तो ये हमारे 138 डिग्रीज का आ जाएगा। उसके बाद दूसरा एंगल लेंगे हम लोग क्लोथिंग का, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो हम यहाँ पे डी में 0 पे पॉइंट रखेंगे, बीच का पॉइंट मिलाएंगे, लाइन 0 पे रखेंगे और यहाँ से हम 60 डिग्री ले लेंगे। उसके बाद जो है हमारा अगला जो एंगल है वो 72 डिग्री है, 0 पे पॉइंट मिलाएंगे, बीच की लाइन लिखे 0 पे रखेंगे, बीच का पॉइंट मिलाएंगे डी का, और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो हम इसको 72 डिग्रीज ले लेंगे। उसके बाद जो है हमारा वो है 54 डिग्रीज, पॉइंट रखेंगे, बीच का पॉइंट लिखेंगे, 0 की लाइन पे ये लाइन में लाएंगे और यहाँ से हम 54 डिग्री ले लेंगे। आखिर का जो हमारा बचेगा एंगल वो हमारा यहाँ से यहाँ तक यकीनन 36 डिग्रीज का एंगल होगा। तो इस तरह से हम जो है वो पाई चार्ट डायग्राम बना लेंगे। अगला जो 2.2 है वो आपसे जो है वो कंबाइंड मीन से मुतालिक पूछा है कि 4 मीन का जो एवरेज है वो 17 पर आवर्स है, और जो 6 मीन का जो एवरेज है वो 22 पर आवर है, 22 पर आवर है। तो हम इधर डेटा बना लेते हैं, एक्स बार हमारे पास 17 हो जाएगा, एन वन हमारा 14 हो जाएगा, एक्स बार 2 22 हो जाएगा, एन टू हमारा 6 हो जाएगा। मेन की जो तादाद है वो हमारी एन कहलाएगी। कह रहा व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 10 मैन। अच्छा यहाँ पे ये नहीं बता रहा कंबाइन में निकालना, कह रहा वो 10 मैन का आपने एवरेज निकालना है। अगर हम 1 और 2 कैटेगरी को जमा करके देखें तो 10 मैन अगर हो रहे हैं तो इस बात की अलामत है कि आपके जैसे नंबर कंबाइन और इस तरह से मीन भी कंबाइन करके निकालना है। तो अगर हम नंबर देखते हैं 4 महीने या 6 महीने 10 जमा करें तो 10 मैन बनता है, इसका मतलब है नंबर कंबाइन और इस तरह से मीन भी कंबाइन होगा। तो हमने इसको कंबाइन मीन के तहत सॉल्व करना है। फार्मूले पर आते हैं, एक्स बार 1 मल्टीप्लाई बाय एन वन, एक्स बार 2 मल्टीप्लाई बाय एन टू, एन वन प्लस एन टू। फार्मूले में आके पुट करेंगे, वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा कंबाइन मीन का आंसर 20 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पॉइंट जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है फेयर कॉइन इज टॉस। एक फेयर कॉइन को टॉस करें, एक कॉइन की बेस 2 होती है, 3 कॉइन को टॉस करें तो पावर 3 लगाई, 2 की पावर 3 लगाए तो टोटल पॉसिबल इवेंट जो होते हैं वो 8 बनेंगे। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 हेड्स। अगर 3 हेड्स आता है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, पहले सैंपल स्पेस रिप्रेजेंट कर देते हैं, 8 सैंपल केस को रिप्रेजेंट किया। अब हमें कह रहा है 3 हेड्स, अब 3 हेड में देखना पड़ेगा इसमें किस में आ रहे हैं। इस 8 सैंपल में से 3 हेड कितनों में आ रहे हैं, तो 8 में से सैंपल है, 8 में से जो 3 हेड आ रहे हैं वो सिर्फ एक में आ रहे हैं, वो ये एक ही एलिमेंट से। तो अब हमारे पास एन ए की तादाद 1 बनी, हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसकी जो तादाद है ये एन ए, इसकी टोटल तादाद 8 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर 0.125 आ जाएगा। अगले रिक्वायर्ड है 2 हेड्स आए। अब 2 हेड्स हम आएंगे सैंपल में देखेंगे 2 हेड्स किस में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। तो कितना एलिमेंट्स में आ रहा है, 2 हेड्स 3 एलिमेंट्स में आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एन बी की तादाद होगी वो 3 होगी, और एन एस हमारे पास एस 8 है, 3 को 8 पे डिवाइड कराएंगे तो हमारा आंसर 0.375 आ जाएगा। तो ये हमें कॉइन से मुतालिक सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 4 जो है वो इंडेक्स नंबर से मुतालिक पूछा हुआ है। आपको 2015 से 2020 तक के ईयर्स दिए हुए, आपको कह रहा है कि 2015 को बेस रखना है। 2015 को बेस रखेंगे तो हम बेस के मुताबिक करेंगे, फिक्स बेस मेथड करेंगे तो हमारा 2015 बेस रहेगा, ओल्ड ईयर वो चेंज नहीं होगा। सिर्फ आपने एन ईयर मतलब करंट ईयर चेंज करना है, पहले 2015 फिर 16 फिर 17 फिर 18, इस तरह से 19 और 20। हमारा बेस ईयर जो है वो सेम रहेगा, 15 से 16, 15 से 17, 15 से 18, 15 से 19, 15 से 20। पहले 15 से 15 का इंडेक्स निकालेंगे तो सेम बेस जो होता है का इंडेक्स होता है वो हमेशा 100% होता है, एमसीक्यू आपसे अक्सर पूछ भी लेता है। और उसके बाद 16 का इंडेक्स निकालेंगे 15 के लिहाज से तो 105 आएगा, फिर 17 का इंडेक्स निकालेंगे 15 के लिहाज से 115 आएगा, 2018 का इंडेक्स निकालेंगे 15 के लिहाज से तो 140% आएगा, 2019 का इंडेक्स निकालेंगे 15 के लिहाज से तो 150% आएगा, 2020 का इंडेक्स निकालेंगे 15 के लिहाज से तो 175 आएगा। तो हमने यहाँ पे तमाम ईयर का इंडेक्स निकाल लिए। उसके बाद दूसरा आपसे कह रहा है चेन बेस मेथड। चेन बेस मेथड में हमारा जो बेस होता है वो फिक्स नहीं होता, तरतीबवार चेंज होता है, तो जो करंट ईयर होता है अगले साल का वो बेस बन जाता है। तो यहाँ हम तरतीब जो बनाएंगे 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19 और 19 से 20। यहाँ पे जो आपका करंट ईयर है 2016 उसके प्राइस ऊपर आएंगे नोमिनेटर में। अच्छा यहाँ पे जो फार्मूला है वो ए आएगा पी एन, ये फार्मूला पी एन डिवाइड बाई पी ओ, सही कर लीजिएगा इसको। करंट ईयर के प्राइसेस डिवाइडेड बाय ओल्ड ईयर प्राइसेस, और यहाँ भी पी एन करंट ईयर प्राइसेस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइसेस, तो यहाँ पी ओ आएगा। तो ये फार्मूला थोड़ा सही कर लीजिएगा, पी एन डिवाइड बाई पी ओ। तो हमारा 15 और 16, अब करंट ईयर के जो प्राइस हैं वो ऊपर आएंगे 21 और बेस के 20 पे डिवाइड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 100 कराएंगे तो 105 आ जाएगा। फिर
हम 17 का इंडेक्स निकालेंगे 16 के लिहाज से, तो 17 के प्राइस को ऊपर रखेंगे, 16 के बेस पे डिवाइड कराएंगे, मल्टीप्लाई 100 कराएंगे तो हमें इंडेक्स मिल जाएगा 109.52। फिर 18 का इंडेक्स निकालेंगे 17 के बेस पर, तो लिहाजा 18 के प्राइस को ऊपर रखेंगे, 17 के प्राइस पे डिवाइड कराएंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमें आ जाएगा 121.74। फिर 19 का इंडेक्स निकालेंगे 18 के बेस पर, तो 19 का जो करंट ईयर है उसके प्राइसेस को ऊपर रखेंगे और 18 के बेस के प्राइस पे डिवाइड कराएंगे, मल्टीप्लाई 100 कराएंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे 20 का 2020 का 19 के बेस पे, 2020 का करंट ईयर के जो प्राइस का टोटल है उसको ऊपर रखेंगे और बेस के प्राइस पे डिवाइड कराएंगे, मल्टीप्लाई 100 कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 116.67। तो ये था हमारे पास इंडेक्स नंबर से मुताल्लिक हमें जो सवाल पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट 5 जो है वो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मीन से मुतालिक दिया गया, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन्स, उस मीन डेविएशन का जो सम होता है, मीन का जो डेविएशन का जो सम होता है वो हमेशा जीरो के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमने इसको टोटल करके मीन निकालना पड़ेगा, सबको टोटल किया, नंबर पे डिवाइड करा, मीन 4.2 आ गया। अब हर एक में से मीन को माइनस करवाया, जो नेगेटिव में आएंगे वो नेगेटिव शो करेंगे, जो पॉजिटिव में आएंगे पॉजिटिव शो करेंगे। अपने कैलकुलेटर -2.9 लिखेंगे, फिर +2.8 लिखेंगे, फिर -0.6 लिखेंगे, फिर -0.1 लिखेंगे, फिर +0.8 करेंगे, तो इसका सम जो है वो हमारे जीरो के बराबर हो जाएगा। प्रूफ हो जाएगा कि मीन डेविएशन का जो सम है वो हमारे पास जो है वो जीरो के बराबर है। उसके बाद सेक्शन सी जो है, इसमें आपसे जो सवाल पूछा गया रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक, इसमें आपसे कह रहा है मीन मीडियन मोड को फाइंड करना है। अच्छा, मीन मीडियन मोड को फाइंड करना है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज बना के दी गई हैं, क्रॉस में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, सेम है, तो ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज बना के दी हैं। अब हम सबसे पहले इसके अंदर एक्स तीर का एक्स निकालना पड़ेगा, और एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों वैल्यू को सम करना है। एक्स स्मॉल वैल्यू और अपर वैल्यू को सम करना है, उसका एवरेज निकालना, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, इस डिवाइड पे 2 करेंगे तो हमारे पास x 5 आ जाएगा। इस तरह से सारी वैल्यू का हम x निकाल लेंगे, फिर x को fx से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका टोटल करेंगे तो 277 आएगा, और फिर fx का जो टोटल आएगा वो हमारे पास 29 पे डिवाइड होगा तो मीन का आंसर 9.55 आ जाएगा। उसके बाद जब हम मीडियन निकालेंगे, तो मीडियन निकालने के लिए हमने सिलेक्शन ऑफ द मिडिल क्लास निकालनी है। हमारे पास 29 है, 29 को 2 पे डिवाइड कर दो, मीडियन हमारे पास 14.5 आएगा। सिलेक्शन ऑफ द क्लास 14.5 आएगी। हम देखेंगे हम ये क्लास जो 14.5 वो कहाँ लाई कर रहा है, तो 14.5 जो है वो हमारा लाई करता है वो 14.5 हमारा लाई करता है 17 के अंदर। तो 17 वाला जो है हमारी ये मिडिल रो के लाएगी, इसमें से लोअर बाउंड्री ऑफ द मिडिल क्लास के लाएगी 8, इसका मिडिल क्लास का जो साइज़ होगा डिफरेंस होगा या विड्थ होगी वो हमारे पास 2 के लाएगा। एफ हमारा 10 के लाएगा, सम फ्रीक्वेंसी 29 के लाएगी। सी एफ जो होता है वो हमारा मिडिल क्लास का प्रीसीडिंग लेते हैं, अब लेते हैं तो 7 होगा। अब फार्मूले में आके इसको पुट करेंगे, पहले डिवाइड कराएंगे, 14.5 आएगा, माइनस कराएंगे 7.5 आएगा, मल्टीप्लाई 2 करा के डिवाइड कराएंगे तो 1.5 आएगा, ऐड कराएंगे तो हमारे लास्ट में तो हमारा 9.5 मीडियन आ जाएगा। मोड के लिए आते हैं, तो मोड के अंदर जो है हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 आ रही है, ये हमारी मॉडल क्लास कहलाएगी। तो मॉडल क्लास की जो लोअर बाउंड्री है वो 8 कहलाएगी, तो मॉडल क्लास का जो बाउंड्री का जो साइज़ है वो हमारे पास 2 कहलाएगा, क्लासेस के दरमियान जो साइज़ 2 कहलाएगा। इसके अलावा FM हमारा 10 हो जाएगा, F1 5 हो जाएगा, F2 8 हो जाएगा, और सम ऑफ FM 10 होगा, F1 5 होगा और F2 8 हो जाएगा। डेटा पे आएंगे, पुट करेंगे, और फार्मूले वैल्यू पुट करेंगे मोड के। तो FM में से हम F1 को माइनस कराएंगे, वैल्यू पुट करके 5 आएगा। 10 को 2 पे मल्टीप्लाई करें, 20 में से -5 -8 करेंगे तो 7 आएगा। 5 को 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 7 पे डिवाइड करें 1.43 आएगा, और आपका मोड का आंसर 9.43 आ जाएगा। इससे अच्छा इसमें आपसे कमेंट्स भी पूछे थे, अगर हम देखें तो मीन का आंसर पापा 9.55 आ रहा है, मीडियन का आंसर 9.55 आ रहा है, लेकिन हम इसको 50 भी कह सकते हैं, 9.50 आ रहा है, ठीक है, और 9.5 9.50 कहलाता है, और यहाँ 9.43 आ रहा है। अगर आप देखें तो इन तमाम में मीन का आंसर जो है वो सबसे हाईएस्ट आ रहा है, तो ये आपका मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज़ ग्रेटर देन मोड बन जाएगा। ये हमने रिलेशन शो किया, और जब मीन का आंसर ज़्यादा होता है तो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारे राइट स्क्यूड कहलाता है। तो हमने इसमें कमेंट दिए थे, इट इज़ राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको 2019 को बेस रखना है और इसमें इंडेक्स मालूम करना है, लेस पर पार्शियस एंड फिशर का इंडेक्स मालूम करना है। 2019 के जो प्राइस है वो हमारे PO के लाएंगे, PO की लिस्ट बनेगी। 2020 के जो प्राइस है वो हमारे PN के लाएंगे, और 2019 की क्वांटिटी जो है वो हमारे पास QO के लाएगी, और
20 की क्वांटिटी क्यू एन कहलाएगी। सबसे पहले हमारा इंडेक्स का फार्मूला लेस पर के अंदर हमारा बेस ईयर इंडेक्स यूज़ होता है, बेस ईयर प्राइस यूज़ होता है। ठीक है, बेस ईयर इंडेक्स या बेस ईयर क्वांटिटी यूज़ होती है। तो लेस पर को हम बेस ईयर क्वांटिटी भी कहते हैं। तो लिहाजा हमारा इंडेक्स का फार्मूला होता है पी एन डिवाइड बाई प्यू, लेकिन इधर क्वांटिटी जो है वो बेस ईयर की आती है। तो हम पी एन को क्यू ओ से मल्टीप्लाई कराएंगे, पी एन की वैल्यू को क्यू ओ से मल्टीप्लाई कराएंगे हर एलिमेंट्स को, उसका टोटल करेंगे तो पी एन और क्यू ओ का टोटल आ जाएगा 43,600। फिर डिवाइड में पी ओ को क्यू ओ से मल्टीप्लाई कराएंगे, पी ओ की वैल्यू को क्यू ओ से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37050। अब इस फार्मूले में हम आएंगे, हमारे पास जो पी एन क्यू ओ का जो टोटल आया 43,600, इसको पी ओ क्यू के जो टोटल 37050 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कराएंगे तो हमारा 20 का इंडेक्स आ जाएगा 19 के बेस पर 117.68। उसके बाद हमें पार्शियल प्राइस इंडेक्स दिया, पार्शियल प्राइस इंडेक्स के अंदर हमारी जो क्वांटिटीज होती है वो क्वांटिटी जो होती है वो करंट ईयर की यूज़ होती है, यानी हमारे पास क्वांटिटी इसके अंदर जो इस्तेमाल होती है वो करंट ईयर की यूज़ होती है। तो लिहाजा इसको हम लोग जो है वो पार्शियल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। इसके अंदर जो क्वांटिटी यूज़ होती है वो हमारी करंट ईयर की यूज़ होती है। तो क्वांटिटी करंट ईयर जो होता है वो हमारा वो पार्शियल प्राइस इंडेक्स कहलाता है। और बेस ईयर क्वांटिटी जो होती है, बेस ईयर क्वांटिटी के अंदर हमारा फार्मूला अप्लाई होता है लेस पेयर का। लेकिन करंट ईयर क्वांटिटी किसे कहते हैं? करंट ईयर क्वांटिटी कहते हैं हम लोग पाशिस को, क्योंकि इसके अंदर जो क्वांटिटी यूज़ होती है वो हमारे पास किसकी यूज़ होती है, वो पाशिस की अप्लाई होती है। तो करंट ईयर क्वांटिटी हम पाशिस को कहते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला इंडेक्स का पी एन डिवाइड बाई पी ओ, वहाँ पे ओल्ड ईयर की क्वांटिटी आ रही थी, यहाँ पे न्यू ईयर की क्वांटिटी आ जाएगी। तो हमने क्या करना होगा, पे पी एन को क्यू एन से मल्टीप्लाई करना है, पी एन को क्यू एन से मल्टीप्लाई करके लिखना है, पी एन वाली वैल्यू को क्यू एन से मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसी तरह से पी ओ को क्यू एन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिखना है, इसका टोटल आएगा आपके पास 39876। और पी एन को क्यू एन से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इसका टोटल आएगा 46927। अब इसका टोटल आएगा, इसके टोटल को पी एन क्यू एन के टोटल को पी ए क्यू एन के टोटल पर डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारा 20 का इंडेक्स आ जाएगा 19 के बेस पे 117.68। अब हमने फिशर इंडेक्स करना है। फिशर इंडेक्स में लेस पे पाशिस दोनों का जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करके रूट लेंगे तो हमारा पाशिस का फिशर का आंसर आ जाएगा 117.68। 2020 का इंडेक्स मालूम हो जाएगा 2019 के बेस पर। तो ये हमारे को 2019 से मुतालिक सवाल पूछा गया था, और ये रिड्यूस सिलेबस से मुतालिक था कि कोविड की वजह से, इसी वजह से ये आपको 25 MCQs दिए गए थे। बहुत आसान था, इसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। इसमें गलती हो तो यकीनन ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।